नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं रे ऑप्टिक्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आईआईटी, नीट, 11th 12th, आरपीएससी और यूपीएससी, तो आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर वीडियो में आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है उनका सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा आपको, किसी अवतल दर्पण से एक वस्तु बिंब यानी ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इसका वास्तविक प्रतिबिंब जो रियल इमेज बन रही है वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट को दर्पण की ओर 0.1 सेंटीमीटर शिफ्ट किया जाता है तो बताइए प्रतिबिंब लगभग कितना खिसकेगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि डाटाज मुझे क्या क्या दे रखे हैं। देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है कि आपके पास में एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है यानी कॉनकेव मिरर है। अब इस कॉनकेव मिरर में यू की वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड में होता है माइनस बन जाएगा। फिर आपको कह रहा है कि इमेज जो बन रही है वो 20 सेंटीमीटर पे बन रही है और रियल इमेज है तो लेफ्ट साइड में बनेगी। कंसेप्ट आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं इसमें। और आपसे कह रहा है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करता हूं यानी यू की पोजीशन को डिस्प्लेस किया तो मैंने डी यू मान लिया। इसको कितना शिफ्ट किया हमने? 0.1 सेंटीमीटर। तो बताइए इमेज जो है डीवी जो है वो कितना शिफ्ट होगा, किस साइड शिफ्ट होगा और कितना विस्थापित होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो जनरली क्वेश्चंस जो है हमारे पास में, ये क्वेश्चंस कंसेप्चुअल क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इनकी ट्रिक बता रहा हूं। देखिए आपको पता है कि दर्पण सूत्र की मैं बात करता हूं, दर्पण सूत्र से यानी मिरर फॉर्मूले को यूज करें तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। देखिए दोस्तों आपको पता है कि ऑब्जेक्ट शिफ्ट करोगे तो इमेज शिफ्ट हो जाएगी, फोकल लेंथ जो मिरर की है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या बन जाएगा? लेफ्ट साइड में ये कांस्टेंट है 0 बन जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास -1/v² इंटू डीवी प्लस करके इसका डिफरेंशिएशन -1/u² इंटू बन जाएगा आपके पास में डी। देखिए दोस्तों आपको वैल्यू निकालनी डीवी की, तो ये सारे डाटास दे रखे हैं तो मैं एक काम करता हूं इसको यहां शिफ्ट करता हूं। क्या बनेगा मेरे पास में? 1/v² इंटू डीवी इज इक्वल्स टू -1/u² इंटू डी यू। वी स्क्वायर को यहां शिफ्ट कर देंगे तो डीवी इज इक्वल्स टू -v/u का होल स्क्वायर, ये u है ध्यान रखना इसमें, v/u का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास डी यू। अब देखिए ध्यान से माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को आप शिफ्ट करोगे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर में इमेज जाएगी। अगर यहां पर प्लस आ रहा होता तो अगर मैं किसी वस्तु को दर्पण के पास ले जा रहा हूं तो वस्तु का प्रतिबिंब भी दर्पण के पास आता। माइनस बता रहा डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू चेक करते हैं। डीवी इज इक्वल्स टू -v/u, तो v की वैल्यू आपको दे रखी है उसमें -20, u की वैल्यू आपके पास में है -10 होल स्क्वायर और du की वैल्यू हमारे पास में है 0.1। तो देखिए दोस्तों जब इसको सॉल्व करोगे ये कट गया इसमें 4 यानी माइनस में 0.4 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं 0.4 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो रहा है तो 0.4 सेंटीमीटर पहले दो ऑप्शन में आ रहा है। अब किस साइड होगा? यदि वस्तु को दर्पण की ओर शिफ्ट किया है तो इमेज जो होगी वो हमारे पास में अवे फ्रॉम द मिरर होगी, अवे फ्रॉम मिरर यानी जो दर्पण है उससे दूर होगी। अवे फ्रॉम मिरर यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर जो है ए ऑप्शन है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक प्रकाश की एक किरण कांच के एक समबाहु प्रिज्म से इस प्रकार गुजरती है कि उसका आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट निर्गत कोण के बराबर है। यानी इंसिडेंट एंगल और एमर्जेंट एंगल जो है वो दोनों इक्वल हैं और इन दोनों में प्रत्येक प्रिज्म के कोण का 3/4 के बराबर है। आपको पता है कि प्रिज्म एंगल नियर अबाउट 60 डिग्री होता है तो हर एक वैल्यू जो है वो 3/4 होगी उस प्रिज्म एंगल की। किरण का विचलन कोण बताइए। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से कुछ बेसिक फंडे समझेंगे।
हालांकि इसका कंसेप्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं थ्योरी में, पर फिर भी थोड़ा सा मैं यहां पर डिस्कस कर देता हूं। देखिए, आपको यह दे रखा है कि एक लाइट यहां से इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने के बाद में ऐसे डेविएट हो गई, यहां से डेविएट होने के बाद में यहां से बाहर निकलेगी। यहां पर मैंने एक नॉर्मल बना दिया ऐसे, ये नॉर्मल, यहां पर फिर मैंने एक नॉर्मल बना दिया ऐसे, इस प्रकार से। ठीक, अब हम बात करते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन कहां है। वास्तव में इस लाइट को जाना था सीधा, और इसका ओरिजिनल पाथ है ये हमारे पास में। इनको थोड़ा सा मैं डॉटेड बना दूं ताकि आपको पता चल जाएगा रियल कौन सी और वर्चुअल कौन सी है। ये लाइन जो है ये वर्चुअल लाइन है हमारे पास, ये, और ये नॉर्मल है, तो इसको मैं डॉटेड वैसे ही बना रहा हूं। अब आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं कि चीजें क्या दे रखी है हमें इसमें। देखिए, आपको ये दे रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और ये दे रखा है एंगल ऑफ एमरजेंट, ये दोनों बराबर हो गए। एंगल दे रखा है इस प्रिज्म का 60 डिग्री। तो इतना हमें पता है कि ये जो आई हमारे पास में होगा इसका 3/4 होगा। तो मैं यहां एक साइड में लिख देता हूं, आई जो हमारे पास में है वो 3/4 है प्रिज्म एंगल का 60 डिग्री का। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 45 डिग्री। तो आप कहोगे आई की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री, ठीक है। आपको निकालना एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी, ये वाली डेल्टा। इसको मैंने डेल्टा 1 मान लिया और इसको डेल्टा 2 कह दिया। यहां लिख देता हूं मैं डेल्टा 1, और ये हो गया मेरे पास डेल्टा 2। देखिए दोस्तों, और ये जो एंगल हमारे पास में है, ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल, इसको मैं कहूंगा R1, और ये बन गया मेरे पास में R2। अब आप खुद देखिए, डेल्टा जो है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के इक्वल हो जाएगा। अब डेल्टा 1 की वैल्यू अगर मैं इस डायग्राम से निकालूं, डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, I माइनस R1। तो मैं लिख दूंगा इसको I माइनस R1 प्लस करके डेल्टा 2, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये क्या हो जाएगा, I माइनस R2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में I माइनस R, I प्लस I, 2I हो गया, माइनस कॉमन निकाल दिया, R1 प्लस R2 बाय कंस्ट्रक्शन। R1 प्लस R2 प्लस ये तीनों का एडिशन 180 डिग्री, और इस 60 डिग्री और इसका एडिशन 180 डिग्री होता है। इसका मतलब R1 प्लस R2 इसके इक्वल होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा इज इक्वल्स टू 2I माइनस ए, ये बन गया हमारे पास में। अब देखो, आपको डेविएशन निकालना है, I दे रखा है और A दे रखा है इसमें। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 इंटू I की वैल्यू 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 90 माइनस 60, इट विल बी 30 डिग्री। आप कहोगे विचलन कोण जो बना है एंगल ऑफ डेविएशन वो हमारे पास में 30 डिग्री। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, ये ऑलरेडी थ्योरी में मैं करवा चुका हूं। अगर आपको इनके बेसिक कंसेप्ट समझने हैं तो हमारा फिजिक्स गुरु का मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। जिस किसी भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हो उस कोर्स के पूरे फंडामेंटल्स जो हैं उसमें दे रखे हैं इसमें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में तीसरा देखिए, थर्ड में क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और उसका अपवर्तनांक 1.5 है। यदि एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर है तो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बताइए। लेंस मेकर फॉर्मूले का क्वेश्चन है, मैं डायग्राम की सहायता से आपके सामने बना रहा हूं। देखिए, ये हमारे पास में कोई भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 कह दिया, जो इस डायरेक्शन में बनेगा ऐसे R1, और इस साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये मैंने कह दिया R2, ये बनेगा आपके पास इस साइड में R2। साइन कन्वेंशन की बात करें तो R1 हो जाएगा प्लस और R2 होगा हमारे पास माइनस। तो लेंस मेकर फॉर्मूले को यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। 1/f, फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 माइनस 1, 1/R1, लेफ्ट साइड वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए आप 7.5 सेंटीमीटर माइनस 1/, देखिए अगर मैं R2 को यहां पर साइन कन्वेंशन यूज कर लूंगा तो मेरे पास वैल्यू प्लस में आएगी, और अगर मैं यहां यूज नहीं करूंगा तो साइन कन्वेंशन मेरा जो ऑलरेडी है वैसा आएगा। आप पे डिपेंड करता है। मैंने R2 को एज इट इज लिख दिया यहां पर इसमें, तो क्या बन जाएगा देखिए 1/10 इज इक्वल्स टू 0.5, और ये बन जाएगा पॉइंट हटा दीजिए तो ये बन जाएगा 10/75
-1/r2। देखो इसको शिफ्ट करो इसके पास में, तो ये बन जाएगा आपके पास में 1/5 इज इक्वल्स टू, इसको काट दीजिए 5 से 2 और ये 15 हो गया, 2/15 -1/r2। इसको वहां शिफ्ट करो, इसको यहां ले आओ, सॉल्व करेंगे 1/r2 इज इक्वल्स टू 2/15 -1/5। एलसीएम ले डालते हैं, 15 बन जाएगा, 2 माइनस ये बन गया आपके पास 3 -1/15। तो R2 की वैल्यू आपके पास आई है -15 सेंटीमीटर। अब देखो -15 क्यों आया, क्योंकि R2 जो है वो लेफ्ट साइड के अंदर में साइन कन्वेंशन माइनस बोल रहा। अगर मैं मान लो यहां पर यूज करता हूं साइन कन्वेंशन माइनस, तो मेरा जो वैल्यू होती है R2 की वो पॉजिटिव आती। तो प्लस माइनस सिर्फ एक चिन्ह परिपाटी है, वैल्यू देखनी, कंसीडर करनी है। वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किसी दूरदर्शी के अभिदृश्यक ऑब्जेक्ट पीस और नेत्रिका आई पीस की फोकस दूरियां क्रमशः इतनी और इतनी है। तो मैं लिख देता हूं जो डाटा हमें दे रखे हैं। एक हमारे पास में टेलीस्कोप दे रखा है, टेलीस्कोप। अब इस टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट पीस की फोकस दूरी आपको दे रखी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और आई पीस की फोकस दूरी आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। क्लियर। चंद्रमा नेत्र पर 0.5 डिग्री का एंगल बनाता है। यदि दूरदर्शी से देखा जाए तो चंद्रमा प्रतिबिंब द्वारा कितना एंगल बनाएगा। मान लो इसको अल्फा कह देता हूं मैं 0.5। 0.5 डिग्री क्या है, ये वस्तु जो लेंस पे बना रही है वो एंगल है इसमें, यानी वस्तु द्वारा लेंस पर कोण है ये, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द लेंस। आपको बीटा निकालना है, यानी जो इमेज है वो लेंस पे कितना एंगल बना रही है कैलकुलेट करना। आपको पता होगा कि जब मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया था तो उस दौरान के अंदर एक चीज बताई थी, मैग्निफिकेशन होता है हमारे पास में बीटा अपॉन अल्फा, यानी क्या होगा कि प्रतिबिंब का बनने वाला कोण, द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय वस्तु का बनने वाला कोण, द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन आपको पता है FO अपॉन FE होता है। अब यहां से आप बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5, FO की वैल्यू 100, FE की वैल्यू हो गई 2, ये कैंसिल आउट हुआ 50, इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए। बीटा इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 50, 0 हट जाएगा पॉइंट से और ये आ जाएगा आपके पास में 25 डिग्री, यानी इमेज जो है वो लेंस के ऊपर में 25 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब ये ढूंढ लीजिए कौन सा, देखिए सी ऑप्शन दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, एक मनुष्य अपनी आंख से 20 सेंटीमीटर की दूर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, यानी बियॉन्ड द 20 सेंटीमीटर उसको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा क्लियर। दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकार का, यानी नेचर ऑफ द लेंस, और कितनी फोकस दूरी का लेंस उपयोग में लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रखा है कि कोई भी, मान लीजिए ह्यूमन आई की हम बात करते हैं, मानव नेत्र। अब मैंने यहां पर एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। अब ये कहना चाह रहा है कि ये जो पॉइंट हमारे पास में है ये आंखों से 20 सेंटीमीटर है। अब क्या मतलब हुआ कि 20 सेंटीमीटर से आगे की चीज नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये जो पॉइंट हमारे पास में है ये दूर बिंदु है, इसका दूर बिंदु, जिसको आप कहोगे फार पॉइंट कहोगे। इसमें क्या कहोगे, फार पॉइंट कहोगे। अब याद कीजिए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया के अंदर में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। क्लियर। तो इसका मतलब ये व्यक्ति जो है एक तरह से मायोपिया से पीड़ित है, मायोपिया से पीड़ित है। ठीक है, मैं कन्वेंशनली रटाऊंगा नहीं आपको, मैं तरीके से बताऊंगा। अब मान लो इस आदमी को कोई लेंस प्रोवाइड करना है, तो कैसे करोगे। तो देखिए, लेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह रखा जाएगा जहां उसको दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने एक काम किया, यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया इसमें। ठीक है, ये मेरे पास में कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट। अब इसको देखने के लिए इसको एक लेंस की आवश्यकता होगी। मान लिया हमने ये लेंस ऐसा बना दिया, हमें नहीं पता ये उत्तल है क्या उत्तल है, ये लेंस बना दिया मैंने। ठीक है, अब आपको पता है
ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लेफ्ट साइड में है इस लेंस के, तो u हो जाएगा ये हमारे पास और v हो जाएगा हमारे पास ये। f निकालना, देखिए u की वैल्यू कितनी है आपके पास, वस्तु अब 20 सेंटीमीटर से आगे की वस्तु इसको दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब ये इसके लिए इनफाइनाइट पे है, अनंत पर रखा जाएगा। तो u की वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट, v की वैल्यू है माइनस 20 सेंटीमीटर। आपको f की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल्स टू 1/-20 माइनस 1/-, 0 हो गया। तो आप कहोगे f इज इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारे पास -20 सेंटीमीटर। एक ही झटके में दोनों आंसर आपके सामने। माइनस शो कर रहा है कि कॉनकेव लेंस इस्तेमाल किया जाएगा, यानी अवतल लेंस, और इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन में ऐसा ढूंढना है जिसमें कॉनकेव लेंस हो और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आती हो, 20 सेंटीमीटर कॉनकेव लेंस, यानी डी ऑप्शन पांचवें का हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा सिंपल सा है। रेनबो बनता है, इंद्रधनुष जो है वो कोई एक प्रोसेस जो है किसी एक घटना पे डिपेंड नहीं करता, कोलैबोरेशन ऑफ द मेनी प्रोसेस है हमारे पास में। अगर मैं आपसे बात करता हूं रेनबो, देखिए प्यारे बच्चों, प्राइमरी रेनबो की मैं बात करता हूं, प्राइमरी रेनबो यानी प्राथमिक इंद्रधनुष की मैं बात करता हूं, तो किससे बनता है, उसमें दो बार तो आपके पास में रिफ्रैक्शन यूज होता है, रिफ्रैक्शन जिसको आप अपवर्तन कहते हो इसमें, ठीक है। एक बार पानी की बूंद के अंदर एंटर होते हुए लाइट, एक बार बाहर जाते हुए। एक आपके पास में डिस्पर्शन होता है, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन, यही 7 रंगों में बांटता है लाइट को, यानी वर्ण विक्षेपण, ये एक बार होगा इसमें, ठीक है, वर्ण विक्षेपण। और एक होता है हमारे पास में जिसको हम कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, पानी की जो बूंद होती है उसके अंदर से लाइट टकरा के आती है, तो इसको हम कहते हैं आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन। एक पर्टिकुलर एंगल 42 टू 43 डिग्री एंगल, अगर इससे लाइट अंदर इंसिडेंट होती है तो ये आंतरिक परावर्तन जो है हमारे पास में, इसको हम कह देते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं, ये पूर्ण है, ध्यान रखना, पूर्व मत समझ लेना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा नहीं होता, पर एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 42 या इससे ज्यादा हो तो आप कह सकते हो कि टीआईआर की घटना देखने को मिलेगी। अब सवाल पूछा है प्रकीर्णन और अपवर्तन, स्कैटरिंग तो है नहीं इसमें, स्कैटरिंग तो आसमान नीला दिखाने में मदद करती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल परावर्तन नहीं, विवर्तन और वर्ण विक्षेपण, डिफ्रैक्शन नहीं आएगा, डिस्पर्शन जरूर हो सकता है। छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हुआ बी ऑप्शन। 7वां, 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की एक समतलोत्तल उत्तल लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा कि समतल सतह को रजित कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, तो रजित करने के बाद लेंस की फोकस दूरी होगी। दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं उसके अंदर में आते हैं, या आरपीएससी या यूपीएससी के किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर में। कैसे, आपको ऐसा दे रखा है कि ये हमारे पास में कोई भी एक लेंस की बात कर रहा है, ये लेंस की बात कर रही, बस ध्यान रहे ये वाला जो पोर्शन है ये इसने पॉलिश कर दिया, ऐसे फंडा समझिए इस चीज का, पॉलिश कर दिया। अब होगा क्या, मान लिया कोई एक लाइट यहां से इंसिडेंट होती है, यहां से आई, यहां आने के बाद में बेंड हो जाएगी, ऐसे बेंड होने के बाद में फिर लाइट टकराएगी और यहां से लाइट टकरा के वापस निकल रही। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखें, लाइट अंदर घुसी, अंदर की सरफेस से टकरा के वापस आ गई। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है इसमें, एक बार लाइट यहां से मीडियम चेंज कर रही है तो ये पोर्शन लेंस का काम करेगा, एक बार यहां से लाइट मीडियम चेंज कर रही है ये पोर्शन लेंस का काम करेगा, और एक बार यहां से लाइट टकरा के वापस आ रही है तो ये दर्पण का काम करेगा, यानी मिरर का काम करेगा। अब हमसे कोई पूछा जाए कि भाई किस प्रकार से इसको यूज किया जाएगा, बड़ा सिंपल सा फंडा इसमें,
अगर आपसे पावर की बात करें तो नेट पावर जो होगी, टोटल पावर इस पूरे स्ट्रक्चर की, वो क्या होगा, 2 बार लेंस यूज हो रहा है तो ट्वाइस द पावर ऑफ लेंस, प्लस 1 बार दर्पण इस्तेमाल हो रहा है, 1 बार पावर हो जाएगी हमारे पास लेंस की। ऐसा फंडा यूज होता है। अब आपको यहां पर लड़ाई कर रहा है फोकस दूरी की, तो हम एक काम करेंगे, पी को फोकस दूरी में कन्वर्ट करेंगे। 1/f इज इक्वल्स टू 2/f ऑफ द लेंस हो गया हमारे पास में, और प्लस करके 1/ ये आपके पास में हो गया फोकल लेंथ ऑफ, ये मिरर है, देखो मैंने एल लिख दिया, एम समझ लेना, मैं इसको वापस कर देता हूं मिटा के। ये जो पोर्शन हमारे पास है ये इतना सा, ये मिरर है इसमें, ठीक है, ये हो गया मिरर। अब आपको खुद को पता है कि जो मिरर होता है उसकी फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है, क्योंकि दर्पण जो होता है वो लाइट को इकट्ठा नहीं कर पाता है, लाइट पैरेलल आएगी और पैरेलल निकल जाएगी। तो किसी भी मिरर के लिए, दर्पण के लिए फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है। तो आपको पता 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। यानी ये जो पूरी टर्म है मेरे पास में, ये इतनी सी टर्म, ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, 0। अब ये तो जिंदा बचेगी, हमने कहा ठीक, 1/f इज इक्वल्स टू 2/fl। अब किसी भी लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, जब कर्वेचर दे रखा हो लेंस मेकर फॉर्मूले से, तो हमने कहा ठीक है, इसकी वक्रता त्रिज्या जो है हमारे पास में R1 हो गई, और इसकी वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 हो गया। लेंस मेकर फॉर्मूले को यूज करते हैं, 1/fl, fl ही लिख रहा हूं क्योंकि लेंस का निकालना मुझे, इज इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ओके, 1/fl इज इक्वल्स टू, म्यू की वैल्यू है 1.5 माइनस 1/R1। लेफ्ट साइड वाले का सिंबल जो है वो राइट साइड के अंदर में आएगा, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव रहेगा इसका, और ये कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, 1/10। R2 की वैल्यू की बात करें तो प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इनफाइनाइट होता है, तो ये मेरे पास इनफाइनाइट बन जाएगा, 1/इनफाइनाइट 0, क्या बन जाएगा, 1/fl इज इक्वल्स टू 0.5 अपॉन हो गया हमारे पास 10, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 1/ बन जाएगा 20, 1/fl की वैल्यू आई आपके पास 1/20। अब देखो मुझे कुछ नहीं करना, 1/fl की वैल्यू डाल दूंगा मैं इसमें, या ऐसे कह सकता हूं, fl जो आया वो तो 20 सेंटीमीटर आया, आंसर नहीं है ये, 20 सेंटीमीटर भी दे रखा है, ये गलत है आंसर, इसको पुट करेंगे यहां पर तो क्या बन जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 2/20, इट विल बी 1/10, देयरफॉर नेट फोकल लेंथ जो आएगी आपके पास में वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ये थोड़े से क्या ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि पॉलिश कर दिया, लाइट कैसे निकल रही है, इस टाइप से। यानी 7वें क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में दोस्तों ए ऑप्शन बना। नेक्स्ट 8वां सिंपल सा फंडा है, एक प्लेन मिरर जो है उसकी प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6 फीट लंबा एक आदमी उसका पूर्ण प्रतिबिंब, कंप्लीट इमेज देखना चाहता है, तो दर्पण की आवश्यक न्यूनतम लंबाई कितनी होगी, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। अगर उसको अपना पूरा शरीर एड़ी से लेकर चोटी तक पूरा कंप्लीट देखना है तो उस दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होगी, दर्पण का आकार जो होगा, साइज ऑफ द मिरर विल बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द मैन, यानी h/2। अब h/2 में वो 6 फीट दे रखा है, डिवाइडेड बाय 2, तो आप कहोगे कम से कम 3 फीट जो है इतने का आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, दर्पण की आवश्यकता होगी। 8वें का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। 9वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, एक बुलबुले को कांच पट्टी का ग्लास की प्लेट में से देखें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एक तरफ से देखें तो 5 सेंटीमीटर, दूसरी तरफ से देखें तो 2 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देता है, पट्टिका की मोटाई क्या होगी। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ग्लास स्लैब में झांक के देखते हो आप, रेयर मीडियम में खड़े होकर डेंसर मीडियम में देखोगे, विरल में खड़े होकर सघन में देखोगे, तो कभी एक्चुअल डेप्थ आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो आभासी फीचर है, वर्चुअल जो सीन है, उसको हमें समझना पड़ेगा। क्या दे रखा है इसमें आपको, ऐसे कि हमारे पास में कोई भी एक ऐसी, ये ग्लास स्लैब होगी मान लो इसमें, ठीक है, यहां पर कोई भी एक बबल है, ये बुलबुला हो गया इसमें, ठीक है। अब मैं अगर इसको एक साइड से देखता हूं यहां से,
तो मुझे ये 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, इसका मतलब मुझे जो चीज दिखाई दे रही है वो आभासी है, क्योंकि मैं विरल में खड़े होकर सघन में देख रहा हूं। तो ये दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, वर्चुअल है, रियल नहीं है। सेम चीज अगर मैं यहां से इसको देख रहा हूं तो यहां से भी आभासी जो दिखेगा वो 2 सेंटीमीटर दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ देखिए 2 सेंटीमीटर वर्चुअल दिखेगा। एक्चुअल कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, ये है D1 और ये हो गया D2, ये वास्तविक है। D1 D2 की वैल्यू आ जाए, दोनों को जोड़ दीजिए। अब हम फंडा यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस पोर्शन की बात करता हूं, इस वाले भाग की, तो आपको पता है कि म्यू इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास में D अपॉन D डैश, यानी D जो एक्चुअल डेप्थ है वो ज्यादा होगी और आपको उठी हुई चीज दिखेगी। आपने 10th क्लास में देखा होगा, एक बेसिक चीज पढ़ाई जाती है, पानी में सिक्का रखा हुआ है, सिक्का उठा हुआ दिखता है। ओरिजिनल डेप्थ अलग होती है, वर्चुअल डेप्थ जो होगी ओरिजिनल से थोड़ी सी कम होती है। तो आपके पास में क्या बनेगा कि D इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा म्यू इंटू डी डैश, ओके, 1.5 इंटू म्यू की वैल्यू, डी की वैल्यू आपको दे रखी है 5, इट विल बी 7.5 सेंटीमीटर। यानी ये जो डेप्थ है ये आपके पास में 7.5 सेंटीमीटर की होगी, मान ली बात इसमें। सेम तरीके से अब आप निकालोगे यहां पर D2 की वैल्यू, देखिए D2 निकालने के इसी फंडे को यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, म्यू इज इक्वल्स टू D अपॉन D डैश, D इज इक्वल्स टू म्यू इंटू डी डैश हुआ 1.5 इंटू ये 2 दे रखा आपको इसमें आभासी, तो ये बन गया 3 सेंटीमीटर। यानी ये वैल्यू जो आएगी आपके पास में वो होगी 3 सेंटीमीटर। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 7.5 और 3 को जोड़ोगे तो इट विल बी 10.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में आंसर होगा यहां से। तो देखिए 10.5 सेंटीमीटर, यानी सी ऑप्शन जो है वो 9th का आपके पास में करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, एक फिल्म प्रोजेक्टर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली फिल्म का पर्दे पर आवर्धन करना चाहता है। यानी एक रील है आपके पास में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की, यानी 10 सेंटीमीटर लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, मान ली बात इसमें। यदि रेखीय आवर्धन 4 है, यानी 4 गुना करके वो चीज दिखा सकता है, तो पर्दे पर जो प्राप्त आवर्धित फिल्म होगी उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कारण क्या, पढ़ाई से ज्यादा बच्चों को पिक्चरों में इंटरेस्ट रहता है, तो फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बना हुआ है। मान लिया एक आपके पास में कोई भी एक रील है, ठीक है, वास्तव में इसको मैंने L मान लिया और ये भी L हो गया, तो एरिया क्या होगा हमारे पास में, L इंटू L, इट विल बी L स्क्वायर, ओके। अब किसी भी एक लेंस से मैं पास करता हूं, प्रोजेक्टर में उत्तल लेंस होता है, अब इसका जो मैग्निफिकेशन दे रखा है वो 4 है, 4 गुना करके दिखा सकता है, तो क्या होगा, यहां पर जो पिक्चर बनेगी वो इस प्रकार से होगी, यानी L डैश बनेगा वो 4 इंटू L होगा और L डैश बनेगा वो 4 इंटू L। बच्चे गलत क्या करते हैं कि 4 गुना एरिया कर देते, क्यों भाई, एरिया में लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो लंबाई भी 4 गुना होगी, चौड़ाई भी 4 गुना होगी। इसका मतलब जो एरिया होगा हमारे पास में वो कितना होगा, 4 इंटू 4, यानी 16 टाइम्स बढ़ जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। अब आपका आंसर आ जाएगा इसमें, तो हम कहेंगे जो नया एरिया होगा हमारे पास 16 गुना हो जाएगा पुराने एरिया से, 16 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट विल बी 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आप ये कहोगे कि 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो चीज आपको प्राप्त होगी अगर आप इस प्रोजेक्टर को यूज करते हो। 10th का करेक्ट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक किरण वायु से पानी में जा रही है, ठीक है, आपतित और अपवर्तित तरंगों के लिए तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, वेग और तीव्रता, इनकी वैल्यू ये है, तो सही कथन बताइए। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, इंटेंसिटी बदल जाती है। क्यों, इंटेंसिटी आयाम पर निर्भर करता है, यानी एम्पलीट्यूड पे। तो आप कहोगे सिर्फ एक ही फीचर जो है चेंज नहीं होता, वो है फ्रीक्वेंसी। यानी सिंपल सा फंडा याद रखना, माध्यम परिवर्तित करने पर,
प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट डज नॉट चेंजेस। प्रकाश की आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी, नियत रहती है, नियत रहती है, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर जो है 11th का बी ऑप्शन है। नेक्स्ट सिंपल सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर, आपने देखा होगा इंटरनेट कनेक्शन जो आप फाइबर यूज करते हो, वो प्रकाशीय तंतु जो है किस घटना का उपयोग होता है, टीआईआर जो प्रोसेस है उस पर बेस्ड होता है। इसकी पूरी जानकारी आपको मोबाइल ऐप पे हमारे इस टॉपिक पे पूरी मिल जाएगी। इसमें 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, एक आदमी की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, उसकी आंखें उसके सिर की चोटी से 10 सेंटीमीटर ऊंची है, यानी ये माहौल बना रहा है इसके अंदर में, ठीक है। अपनी पूरी ऊंचाई पैर के अंगूठे से सिर तक देखने के लिए अपने से 1 मीटर दूर रखे एक समतल दर्पण का उपयोग करता है। समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होगी। देखिए क्वेश्चन का जवाब आपसे गलत लेने के लिए कितनी भूमिका बनाई जाती है इसमें। एक आदमी दे रखा आपको, ये रहा, ये आदमी 180 सेंटीमीटर ऊंचा है, 180 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट हाइट हो गई, ठीक है। उसकी आंखें उसके सिर से 10 सेंटीमीटर नीचे है, ये रही आंखें उसकी, यहां पर, यहां से लेके यहां तक, ये आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये इसलिए दिया जाता है कि बच्चा एक काम करे कि 180 में से 10 माइनस कर दे, क्योंकि बच्चा सोचता है आंखों से देखते, बिल्कुल देखना पूरा है तो चोटी भी देखनी है, तो माइनस करके 170 आ जाता है, 170 का आधा करेगा तो 85 आ जाएगा। बस इतना ही चाहिए एग्जामिनर को। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आंखें कहीं भी हो, घुटने कहीं भी हो, चोटी कहीं भी हो, नाक कहीं भी हो, पांव कहीं भी हो, आपको कंप्लीट हाइट चाहिए। यहां पर जो दर्पण इस्तेमाल होगा जिसमें वो आदमी अपनी पूरी हाइट देखे, उसकी जो मिनिमम हाइट होगी उस आदमी की हाइट की हाफ होगी, यानी 90 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में 13वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। देखिए अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की बात करता है लेंस में, तो लेंस मेकर फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं दर्पण में, तो मिरर में क्या होता है, देखिए दर्पण की बात करें तो दर्पण में क्या यूज होता है, कर्वेचर जो है वो ट्वाइस ऑफ एफ होता है, तो एफ इज इक्वल्स टू सी अपॉन 2 हो जाएगा। कर्वेचर आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका हाफ करना है बस आपको, कैंसिल आउट हो गया, इट विल बी 10 सेंटीमीटर। दर्पण का सिंपल सा फंडा है, जो भी वक्रता दे रखी है उसकी आधी कर दो, फोकस दूरी आ जाएगी, तो एफ होगा हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। हाँ अगर लेंस होता है तो आपको लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन है। नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि टी मोटाई का और एन अपवर्तनांक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कांच की प्लेट से प्रकाश गुजरता है। मैं डायग्राम बना दूं साथ साथ के अंदर, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो डायग्रामेटिकली सॉल्व की जाती है। देखिए ये दे रखी है आपको क्या रखा, कांच की जो प्लेट है इसकी मोटाई हमारे पास टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अपवर्तनांक वो एन हो गया, ठीक है। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c है तो कांच की प्लेट पार करने में प्रकाश को कितना टाइम लगेगा, समय बताना है। ऐसे देखिए यहां से कोई भी एक लाइट आएगी, ऐसे मीडियम चेंज हुआ बेंड हो जाएगी, फिर मीडियम चेंज होगा वापस बेंड हो जाएगी, इस प्रकार से जाएगी। बस आपको यह पता करना है कि जब ये पार होगी तो इसको कितना समय लगेगा। तो उसके लिए पहले आपको यह निकालना पड़ेगा कि जब ये ग्लास की प्लेट में एंटर हुई है तो इसकी स्पीड कितनी चेंज हो गई। तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे, स्नेल्स लॉ आपको पता है, म्यू इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 होता है। v1 क्या है, निर्वात में वेग, स्पीड इन वैक्यूम, निर्वात में वेग हो गया। v2 क्या है, माध्यम में वेग, माध्यम में वेग, वेलोसिटी इन द मीडियम। तो म्यू की जगह एन दे रखा है, निर्वात में स्पीड c थी इसकी, मीडियम में मान लो v वेलोसिटी होगी इसकी, तो v इज इक्वल्स टू बना c अपॉन n। ये तो पहली चीज आई। अब आपको कह रहा है कि यहां से लेकर यहां तक इसको पार करने में कितना समय लगा। एक छोटी क्लासों में फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय।
तो हम कहेंगे समय बराबर जो आएगा आपके पास में वो होगा दूरी बटे चाल, दूरी बटा चाल। अब आप खुद देख लीजिए डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ रहा है, टी डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है लाइट को, टी हो गया। चाल की बात करते हैं कितनी है, सी अपॉन एन, तो ये बन जाएगा सी अपॉन एन, एन ऊपर चला जाएगा यानी एन इंटू टी अपॉन सी। तो इसको पार करने में जो समय लगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा आपके पास में एन इंटू टी अपॉन सी। अब ये ढूंढना है आपको ऑप्शन कौन सा, एन टी अपॉन सी, एन टी अपॉन सी। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है, इससे कोई मिलता जुलता आंसर नहीं है। 15वें का करेक्ट आंसर हमारे पास सी ऑप्शन। बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको स्नेल्स लॉ जो मैंने सिखाया है आपको वो भी लगाना पता चलेगा कि किस टाइप से लगाया जाता है। क्या दे रखा है, एक प्रकाश किरण कांच यानी ग्लास अपवर्तनांक से जिसका 3.5 है, 3.3/2 से जल पानी में 4/3 में गमन करती है तो क्रांतिक कोण का मान बताइए। देखिए यहां पर इंग्लिश में दोनों जगह ग्लास हो गया, तो यहां पर ग्लास नहीं होके यहां पर वाटर होगा। क्लियर, क्या होगा, यहां पर वाटर होगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऐसा दे रखा है कि ये हमारे पास में कोई भी एक सरफेस हो गई, एक लाइट यहां से आ रही है, यहां से डायग्राम बनाता हूं और यहां से आके मीडियम चेंज किया उसने। ठीक है, ये चीज है। ये कह रहा है कि क्रांतिक कोण का मान बताइए, क्रिटिकल एंगल बताना है, तो स्नेल्स लॉ यूज करेंगे हम इसमें। अब देखिए ये हो गया हमारे पास में म्यू वन हो गया कौन सा, ग्लास का, वैल्यू आ गई आपके पास में 3/2। म्यू2 आपके पास में है वाटर पानी, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4/3। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक। देखिए आपको पता है कि अगर आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो आर का मान जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, TIR की कंडीशन। इसमें स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि म्यू1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर। ये बनेगा हमारे पास म्यू1 की वैल्यू कितनी है 3/2, साइन आई क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण, म्यू2 की वैल्यू है 4/3 और यह बन जाएगा साइन 90 डिग्री। क्योंकि क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाए, लाइट सरफेस के पैरेलल हो जाती है, यानी अभिलंब नॉर्मल से परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे। चेक कर लीजिए इसमें, ये बन जाएगा आपके पास में साइन सी, मैं तो एक बार तो ऐसे लिख दूं वापस, इज इक्वल्स टू 4/3 साइन 90 की वैल्यू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई साइन सी इज इक्वल्स टू 8/9, ये इससे मल्टीप्लाई है इससे, तो C इज इक्वल्स टू बन जाएगा साइन इनवर्स 8/9। तो आप ये कह सकते हो कि जो क्रांतिक कोण है क्रिटिकल एंगल इट विल बी साइन इनवर्स 8/9। साइन इनवर्स 8/9 कौन सा, C। 16वें का करेक्ट आंसर हमारे पास C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके IQ लेवल को चेक करते हैं कि आप सोचते क्या हो क्वेश्चन के बारे में। रट्टाफिकेशन जो है वो फिजिक्स में नहीं चलता दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। और ट्रेडिशनल परंपरागत क्वेश्चन 2018 से पहले पूछते थे, आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या कह रहा गया, 3 प्रिज्म है, 1 2 3, प्रिज्म एंगल हो गया 60 डिग्री, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हमें इसमें, और Δ1 Δ2 Δ3 इनके विचलन कोण है। ठीक है, तो बताइए कौन ज्यादा किससे होगा। एंगल ऑफ डेविएशन होता है हमारे पास में जिसको आप कह सकते हो, देखिए ये होगा A μ-1। अब A की वैल्यू 60 डिग्री है सबके लिए, तो ये तो कांस्टेंट हो गई इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि डेल्टा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल μ-1 होगा, जिसका म्यू ज्यादा उसका डेल्टा ज्यादा। पहले की बात करते हैं हम इसमें, Δ1 ये आपके पास में है 1.4 -1, इट विल बी 0.4। Δ2 की बात करता हूं मैं, आपको यहां पर दे रखा म्यू 1.5 -1, इट विल बी 0.5। और Δ3 की हम बात करते हैं तो ये दे रखा 1.6 -1, ये बन जाएगा 0.6 आपके पास। अब देख लीजिए कौन सा डेल्टा बड़ा है, आप कहोगे Δ3 सबसे बड़ा, Δ2 उसके बाद और सबसे छोटा Δ1।
ये ऑप्शन आपको ढूंढना है कौन सा है, डेल्टा 3, डेल्टा 2, डेल्टा 1। देखो पहला ऑप्शन 17 का करेक्ट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन है। नेक्स्ट 18वें में क्या दे रखा है, किसी लेबोरेटरी में L1, L2, L3, L4 के 4, ये चाल नहीं है, ये 4 है, ध्यान रखना। 4 उत्तल लेंस है, 4 कॉन्वेक्स लेंस है, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः 2, 4, 6 और 8 सेंटीमीटर है, ये उपलब्ध है। इनमें 2 का उपयोग करके 10 सेंटीमीटर लंबाई, यानी ऐसा कोई भी आपको टेलीस्कोप बनाना है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो और मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता 4 हो, तो इनमें से कौन कौन सा यूज करेंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैग्निफिकेशन m जो है हमारे पास वो होता है FO अपॉन FE, और L जो होता है हमारे पास वो होता है FO प्लस FE। अब देखो ध्यान से, m की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4 इज इक्वल्स टू FO अपॉन FE। FO की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ FE। पहला रिलेशन आ गया हमारे पास। अब इस FO की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, तो L आपको दे रखा 10 सेंटीमीटर, तो 10 इज इक्वल्स टू 4 FE प्लस FE, इट विल बी 5 FE। तो FE की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 5। मेरे प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे एक लेंस काम आएगा 2 सेंटीमीटर का, और दूसरा कौन सा, उससे 4 गुना ज्यादा। तो FO की वैल्यू 4 टाइम्स है, 4 इंटू 2 सेंटीमीटर, इट विल बी 8 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले लेंस काम आएंगे। अब 2 वाला कौन सा है, L1 है 2 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर वाला सबसे लास्ट L4 8 सेंटीमीटर, ये काम आएगा। तो L1 और L4 ये काम आएंगे। देखिए कौन सा है, हाँ L1 L4 ये काम आएगा इसके अंदर। L4 L1 भी दे रखा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, सीक्वेंस डिसाइड करना है। 18वें का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। 19वां मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें दूर की वस्तुएं आदमी को दिखाई नहीं देती है। इसमें दूर करने के लिए 0.66 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। नेत्र का दूर बिंदु लगभग कितना होगा। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, पर थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में था। आपको यहां पर P की वैल्यू दे रखी है 0.66 डायोप्टर। थोड़ा 19-20 फर्क आएगा, क्योंकि 0.66 नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, चलता रहता, खत्म नहीं होता इसमें, ठीक है। ये P की वैल्यू दे रखी, F निकालना है। तो F की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 1 अपॉन आपके पास में सेंटीमीटर की बात करते हैं हम इसमें, तो ये 100 अपॉन 0.66। अब देखो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहां पर आप कैलकुलेशन में उलझ गए तो बहुत लंबा चले जाओगे आप इसमें। मैं एक काम करता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2/3 लिख सकता हूं, नियर अबाउट आंसर आएगा मेरा। हाँ 0.66 लिखोगे तो एग्जैक्ट बनेगा, तो ये बनेगा 100 अपॉन आपके पास में 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 300 अपॉन 2। मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 150 सेंटीमीटर। अब अप्रोक्सीमेटली निकाला है मैंने, अगर आप 0.66 करते तो आपका आंसर आता 151.5, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो कुछ ये नंबर कम है, तो जिससे वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो आपके पास 19 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन 6 दे रखी है। इसके लेंस की फोकस दूरी मीटर में कितनी होगी यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी पर बने, यानी 25 सेंटीमीटर पे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखिए, फाइनल इमेज अगर क्लियर बन रही है तो उसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है 1 + d अपॉन f, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है, 6, d 25 है। पहले तो हम सेंटीमीटर में निकाल देंगे, बाद में बदल देंगे इसको। f ये इधर शिफ्ट होगा, 5 = 25 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, f = 25/5, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अभी तो सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो f = 5 अपॉन हो गया हमारे पास 100, 0.05 मीटर। ये आंसर हुआ 0.05 मीटर, यानी ए। 20वें का हमारा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये थे आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें आप लोगों को 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हमने सॉल्व करवाए। इसी श्रृंखला को आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। और हां दोस्तों,
अगर आपने हमारा फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर का मोबाइल ऐप अब डाउनलोड नहीं किया है तो इसे आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और हां दोस्तों, ये आज के इस लेक्चर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे आप ज्वाइन कीजिए ताकि जितने भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को इसके माध्यम से मिलेंगे। चलिए दोस्तों, इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, तब तक धन्यवाद।